गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है आज की क्लास में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे अपन बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक ठीक है, समझ में। तो हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो साइक्लोट्रॉन से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप पहले से समझ रहे हैं, वो ये कि जो साइक्लोट्रॉन है एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आप चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक, अच्छा एक चीज और बता दो, साइक्लोट्रॉन्स में जो है सच मेरे ख्याल से ये अपडेटेड सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो हुआ क्या कि जब भी कभी मुझे चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देनी होती है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी देनी होती है, ठीक, तो साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों करते हैं सुन। अब तुम खुद ही सोचो, चार्ज पार्टिकल को तुम्हें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी हो तो क्या करोगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उस पर। ठीक भाई, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस से मिल सकती है। ठीक, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लो तुम्हें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी हो तो बहुत ज़्यादा दूर तक क्या लगानी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, या फिर बहुत ज़्यादा दूर तक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक, समझ में? चीज़ बिल्कुल लॉजिकली समझो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे किसी को बहुत सारा खाना खाना हो, ठीक, समझ में, दबा के खाना खाना हो तो मैं क्या करूँगा भाई? खाने की टेबल ऐसे लगा दूंगा, ठीक, और मान लिया भरपेट खाना खाना है किसी को तो बहुत सारा खाना ऐसे लाइन से लगा रहेगा अलग अलग स्टॉल्स पे। ठीक, लेकिन अब जैसे मान लिया किसी की डाइट बहुत ज़्यादा है, मान लिया कोई 1000 रोटियां खा लेता हो, 2 किलो चावल खा लेता हो, ऐसा बहुत सारा खाना खा लेता हो, ठीक, खूब ज़्यादा खाना खिलाना हो, ठीक, तो भाई इसके लिए मुझे टेबल भी बहुत बड़ी लगानी पड़े। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। लेकिन इमेजिन करो, मान लो मेरे पास बहुत बड़ी टेबल नहीं है लेकिन बहुत सारा खाना खिलाना है, तो क्या तरीका है कि भाई साहब एक आदमी को लगा दो कि उसको बोलो तुम यहाँ से खाना शुरू करो। आदमी यहाँ से यहाँ गया, खाना खाया और फिर यहाँ खाना लगा दिया, फिर वो घूम के आए, फिर खाना खाया। ठीक, समझ में? अब क्या है, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ खाना लगा दो। बस ऐसे ही इसी टेबल के चारों तरफ अगर वो बार बार घूमता रहे तो इसी टेबल पे घूम घूम के वो बहुत सारा खाना खा सकता है। ठीक, तो ऐसे ही चार्ज पार्टिकल के साथ कि भाई हम करते क्या हैं कि मान लो मेरे को चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी है, ठीक, तो क्या करते हैं? चार्ज पार्टिकल को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बार बार घुमाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है। अब बार बार घुमाना हो, यानी कि किसी चीज़ को बार बार घुमाना हो, अगर चार्ज को गोल घुमाना हो तो आपको क्या चाहिए होगा? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा। ठीक, तो हमने पहले पढ़ा है थोड़ा सा कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेट वेलोसिटी दे दूँ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दूँ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो वो गोल घूम जाता है। ठीक, समझ में है? तो हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन में। थोड़ा ढंग से देखेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए इधर देखिए बोर्ड। तो देखो साइक्लोट्रॉन में हम करते क्या हैं, ठीक, एज यूजुअल दो बड़ी कंडक्टिंग मेटल से बनी हुई सेमी सर्कुलर डिस्क लेते हैं इस तरीके की। ठीक, एज यूजुअल जैसा मैंने बोला इनको डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डी बोला जाता है। ये मेटल की होती है, किसकी बनी होती है? मेटल। ठीक, और मैंने कल भी बोला था आपसे कि इनको एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब है जो कभी इसको पॉजिटिव रखे, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव रखे, इसको पॉजिटिव रखे। ठीक, और क्या करता हूँ, किसी मैग्नेट की मदद से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे देता हूँ। ठीक, मान लो मैग्नेटिक ऐसे इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड दे दी। ठीक, इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक, अब मैंने क्या करा, तुम खुद ही देखो, और मान लो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, वो है कितने वोल्ट का? V वोल्ट का।
डेटा ले लेते हैं हम, चार्ज है Q, उसका मास है मान लिया m। ठीक, समझ में है? तो तुम खुद ही सोचो, जब आप उसे V वोल्ट का, याद रखें आपकी बार V वोल्ट है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, V वोल्ट का क्या देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q, कितनी हो जाएगी, Q। ठीक, अब वो गोल घूमे, अब वो कैसे घूमेगा, गोल घूमेगा, समझ में, वो गोल घूमा। ठीक, समझ। अब जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, जैसे ही वो यहाँ पहुंचा इस तरीके से, ठीक, समझ में, जैसे ही यहाँ पहुंचा तो पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, उसमें एनर्जी मिल गई कितनी, Q। जैसे ही ये यहाँ पहुंचता है तुरंत ही पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो इसको वापस से एनर्जी मिल जाती है, इसको वापस से एनर्जी मिल जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ ये एनर्जी मिली, गोल घूम गया, फिर यहाँ से एनर्जी मिली, लेकिन अब बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो रेडियस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से ये सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी अटेन करने के बाद इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, इस तरीके से आपका साइक्लोट्रॉन काम करता है कि जब वो एक सफिशिएंट एनर्जी ले लेता है तो अचानक से चार्ज पार्टिकल इससे बाहर आ जाता है। ठीक, अब कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे नोटिस करें, जब वो घूम रहा होगा तो R1 रेडियस कैसे लिखोगे आप? भाई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं √2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी QV इनटू में मास बाई में dq, बाई में dq। पहले एनर्जी कितनी थी, Q। अच्छा, जब उसका रेडियस बढ़ेगा तो मान लो सेकंड टाइम उसका रेडियस हो गया कितना, R। ठीक, तो तुम नोटिस करो पहले एनर्जी कितनी थी, QV, पहले एनर्जी कितनी थी, Q। भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचो तो एनर्जी कितनी थी, Q, लेकिन जब वो घूम के यहाँ पहुँचेगा तो कितनी हो जाएगी, 2Q। भाई इसमें QV और ऐड हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं बोल दूँ R2 क्या लिखो, तो R2 लिखोगे, ध्यान से देखना, √2m बाई dq, ये तो रहेगा, लेकिन एनर्जी 2QV की जगह, सॉरी QV की जगह कितनी हो जाएगी, 2QV। एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2QV। ये 2QV आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले यहाँ से यहाँ QV, ठीक, फिर ये जब ये इधर गया तो इसमें QV और ऐड हो जाएगा, तो 2QV एनर्जी होगी, ये 3QV एनर्जी होगी। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो 2QVm by dq, 2QVm by dq, ये जो वैल्यू है, ठीक, ये R1 के बराबर है, तो जो R2 है अगर आप ध्यान दें तो √2 टाइम्स ऑफ R1 है। ऐसे ही सोचो, अगर मैं बोल दूं R3 कितना होगा, √3 टाइम्स ऑफ R1। अगर मैं बोल दूं Rn क्या होगा तो क्या बोल दोगे, √n टाइम्स ऑफ R। ठीक, समझ में? अच्छा, अगर आप एक चीज और नोटिस करें तो क्या पाएंगे, जैसे मान लो मैं बोल दूं R2 माइनस R1, पहले वाले रेडियस और दूसरे वाले रेडियस में अंतर, R2 माइनस R1 क्या निकल जाएगा, R1 कॉमन ले लो, √2 माइनस 1 दैट इज 0.4, है ना, √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक, तो 0.41 टाइम्स ऑफ R1। ऐसे सोचो R3 माइनस R2 देखो तो क्या होगा, R1 कॉमन, √3 माइनस √2, √3 की वैल्यू होती है 1.73, इसकी वैल्यू होती है 1.41। तुम देखोगे कि कंसेक्यूटिव टाइम्स में जो रेडियस का डिफरेंस है वो घट रहा है। जैसे R2 और R1 के बीच की दूरी ज़्यादा थी, लेकिन R3 और R2 के बीच का अंतर कम है, फिर ये अंतर और कम और कम और कम और कम, धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक, समझ में? जैसे और तुम याद है 6th रेडियस माइनस 7 माइनस 4th रेडियस मान लिखना हो या 5th रेडियस लिखना हो तो R1 लिख लो, R1 तो तुम्हें पता ही है। ठीक, और ब्रैकेट में क्या लिख लो, √6 माइनस √5। ठीक, आप नोटिस कर रहे होंगे धीरे धीरे कंसेक्यूटिव रेडियाई का जो डिफरेंस है वो घटता जा रहा है। ठीक, ये साइक्लोट्रॉन की खास बात होती है। और फिर उसके बाद आप सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद, ठीक, ये क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। एक बार नोट डाउन कर लें, फिर कुछ और छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब
इस साइक्लोट्रॉन के साथ देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि भाई आप अच्छे से जानते हैं और खास तौर से बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए, ठीक, जैसे मान लो क्या हो कि भाई इनके साथ इशू ये है कि जब एक बार सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाती है तो अब आप अच्छे से जानते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास बदलने लगता है, दैट इज मास एटॉमिक वेलोसिटी इज अंडर रूट is equals to m naught divided by square root of 1 minus v square by c। ठीक, आप देख सकते हैं कि भाई धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाने पर, ठीक है, जब बहुत तेज चीजें चलने लगती हैं तो मास बदलना शुरू हो जाता है। तो जब भी कभी इसके अंदर हमारा चार्ज बहुत तेज चलने लगेगा तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है साइक्लोट्रॉन का, ठीक, कि आप एक लिमिट से ज़्यादा वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि इसके बाद आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक एक्सपेरिमेंट बाय द नेम डीप हाइड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, कुछ साल पहले अर्थ में टनल डाल दी थी, जिसके बाद जो है हिग्स बोसॉन पार्टिकल जैसी चीज़ का डिस्कवरी हुआ था। ठीक, बहुत सारी मेडिकल रिसर्च में इनका इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इससे साइक्लोट्रॉन बहुत काम के लेवल से हमें, ठीक, समझ में? चलिए नोट डाउन कर लें इम्पोर्टेंट बातें साइक्लोट्रॉन से जुड़ी हुई, ठीक। अब जो पुरानी बातें पढ़ी हैं उन्हीं का हम एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, ठीक। चलिए, अच्छा, आपको तो ये याद होगा कि भाई चार्ज पार्टिकल को जब 90 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो वो गोल घूम जाता है, ठीक, समझ में? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर बाय चांस हम उसको क्या करें, किसी एंगल पे फेंकें तो हेलिकल पाथ पे जाता है। ये बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक, समझ में? चलिए भाई क्वेश्चन देखिए। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई में, ठीक, और उसको रफ्तार दे दी। अच्छा, चार्ज क्यू है, मास है बेटा भाई, और उसको रफ्तार दे दी कितनी? 3i का प्लस 3i का या फिर 6i का प्लस 8j, ये रफ्तार दे दी आपकी, ठीक, समझ में? मेरे को बोला गया है कि भाई साहब किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर x y z कोऑर्डिनेट बताओ। अपनी स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज करें, एक बार खुद से करने की कोशिश करें सवाल, ठीक, फिर हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे सेशन में, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करें, चलिए चलो अब इस सवाल का सलूशन देखते हैं। तो भाई चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना दें, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक, ठीक है ना। अच्छा, जो रफ्तार है वो यहाँ से किसी एंगल पे, ठीक, आप खुद ही समझ सकते हैं कि बार मैग्नेटिक फील्ड और रफ्तार के बीच में एक एंगल, जिसकी वजह से जो पाथ जाएगा वो कौन सा होगा? हेलिकल। ये बात तो समझ में है। अच्छा, पाथ कौन सा बनेगा? हेलिकल बनेगा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक, समझ में है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जिससे इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। जिससे इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ, और ये गोल घूम जाएगा, ठीक, समझ में? तो इस कंपोनेंट की वजह से ये आगे बढ़ेगा और गोल भी जाएगा, यानी इसका पाथ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक। समझ में है कि पाथ तो जो होगा वो होगा हेलिकल, ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, समझ में है? अब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, उसी के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में बॉडी गोल घूमती है।
तो मुझे ये भी समझ में आ गया जो घूमने का प्लेन होगा वो कौन सा होगा, वाईजेड होगा। ये एक्स प्लेन, तो घूमने का प्लेन कौन सा होगा, वाईजेड प्लेन। कौन सा प्लेन होगा, वाईजेड प्लेन होगा। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, तो ये भी समझ में आ गया कि वाईजेड प्लेन में घूमेगा। ठीक, तो चलो कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की। तो भाई वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 6i कैप तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो किसी भी टाइम t पर जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, किसी भी टाइम t पर यही लिख देना, किसी भी टाइम t पर जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे वो क्या लिख दोगे, 60। क्या लिख दोगे, 60। क्यों, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक, किसी भी टाइम t पर एक्स कोऑर्डिनेट 60 लिखा जाएगा। अब बात करते हैं y और z की। ठीक, तो भाई साहब ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो बनाते हैं वाई जेड प्लेन। आपको याद दिला दूं, ये x ये y और z ऐसे। ठीक, अगर मैं z को इस पे बनाऊं तो x कहां चला जाएगा, अंदर। x कहां चला जाएगा, अंदर। खुद ही देखो, ये y ये x, z एक्सिस ऐसे है। ठीक, तो जब मैं z एक्सिस को घुमा के इस पे लाऊंगा, ठीक, तो x कहां चला जाएगा, अंदर। तो ये z एक्सिस, ये y एक्सिस और x कहां है, इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है यानी अंदर की तरफ है। मैं बना देता हूं, ये है x एक्सिस। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। एक्सिस का देखो रोटेशन आपको समझ में आना चाहिए। रफ्तार है कितनी, रफ्तार है कितनी, जल्दी बोलो, रफ्तार कितनी है भाई साहब, रफ्तार है 8j के, रफ्तार है कितनी, 8j के इस डायरेक्शन में। ठीक, समझ में आया? तो बस फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल लगाते हैं। चार्ज इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, समझ में आया? फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, देख लो ध्यान से, फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। बना के देख लो। ठीक, कि भाई साहब 6sin प्लस 8j क्या, फोर्स कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड है FBI, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो अब ये गोल घूम जाएगा कुछ ऐसे। ठीक, समझ में आया? हमें कुछ गोल घूम जाएगा ऐसे। ठीक, तो चलो हम बात कर लेते हैं इसके y कोऑर्डिनेट की और z कोऑर्डिनेट की। तो चलो देख लो। ठीक, मान लो किसी भी टाइम t पर ये यहाँ है। ठीक, तो जो हमारा z कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हुआ, r। मान लीजिए एंगल t टाइम पे ओमेगा t। ठीक, तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट हुआ वो लिखा जाएगा r sin ओमेगा t। ओमेगा तो आपको पता होता है, क्या पता होता है, जल्दी बोल दो, BQ/m, BQ/m, कोई दिक्कत ही नहीं। तो r की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी, r भी आपको पता है, m भी परपेंडिकुलर है। ठीक, ऐसे ही z कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, z कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा माइनस साइन से, z कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा माइनस साइन से। माइनस साइन से क्या, जल्दी बोलो, माइनस साइन से r माइनस r cos ओमेगा t, माइनस साइन से r माइनस r cos ओमेगा t, दैट इज 1 माइनस cos ओमेगा t, 1 माइनस cos ओमेगा। ठीक, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आया? आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से सॉल्यूशन देख लें, कोई बात नहीं समझ में आया तो पूछ लें। ठीक, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y और ये z। देखो मैंने कुछ नहीं करा है। ठीक, जैसे पहले हम सर्कल वाले सवाल करते थे वही किया है। ठीक, समझ में आया? ठीक, बस कैलकुलेशन के लिए वेलोसिटी का वो कंपोनेंट ले लिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, ये x, ये y और ये z। ठीक, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू क्या लेते हैं, याद है, m इनटू में वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी 8 डिवाइडेड बाय v यानी v0 इनटू में q, ये r की वैल्यू। ठीक, समझ में आया?
ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं आंसर। अगला सवाल है, अब तक जितने भी सवाल लगाए हैं, जो भी बातें करी हैं, उनमें यार मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है? यूनिफॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, एक ऐसा केस करते जा रहे हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हमको बोला गया कि किसी एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है -B0 के। ठीक, समझ में है? जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस की तरफ एक्स पे बढ़ रहे हैं आगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलती जा रही है। ठीक, जो वेलोसिटी है वो एक्स पे, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी V0 आई है स्टार्टिंग में, तो इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ। ठीक, वही चार्ज Q मास m। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि ये z एक्सिस पे है, ठीक है, समझ में, और ये x एक्सिस पे है, तो पार्टिकल घूम जाएगा x y प्लेन में। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो जो पाथ होगा वो परफेक्ट सर्कुलर नहीं बनेगा। जो पाथ है वो परफेक्ट सर्कुलर नहीं, परफेक्ट सर्कुलर क्या नहीं होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। याद रखें, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो और पाथ सर्कुलर कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। यहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो डायग्राम बनाते हैं। ठीक, अच्छा, बेसिक रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/bq। वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो एक ऐसे पाथ पे जाएगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार बढ़ रहा हो, ठीक। तो हम एक ऐसा पाथ बनाते हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार बढ़ रहा हो। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में सटासट अंदर की तरफ है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। तो वो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे चला जाएगा। हमसे बोला गया कि बताओ मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमसे बोला गया मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप लॉजिकली भी कर सकते हैं कि भाई साहब जैसे ही ये यहाँ पे इसमें इंटर करेगा, ठीक, तो फोर्स लगेगा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर फोर्स ऊपर की तरफ। लेकिन ये फोर्स लगातार बढ़ेगा तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे होता जाएगा, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पर रफ्तार का मैग्नीट्यूड V0 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल तब मिलेगा जब ये रफ्तार घूम के कुछ ऐसे होता है, दैट इज ये V0। ठीक, एक्स एक्सिस पे रफ्तार कितनी हो गई? 0। ठीक, तो जो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो यही होगा। ठीक, एक्स मैक्सिमम यही बताना है कि कितना होगा। मैंने आपको डायग्राम वगैरह सब बना के दिया है। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करें, निकालने की कोशिश करें कैसे निकालेंगे मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, जैसे मान लो तुमने देखा भाई साहब किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ कहीं था, ठीक, समझ में आया? तो तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये होगी वेलोसिटी, ठीक, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ढंग से बनाए, तो ये होगी रफ्तार यानी V0,
और वी नॉट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? अरे कितना फोर्स लगेगा जल्दी बोल दो, कितना लगेगा फोर्स? फोर्स होता है कितना? Q इनटू में V इनटू में क्रॉस B dx, ठीक। और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, ये है फोर्स, इसकी वैल्यू ये है, ठीक। चलो ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। अच्छा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन लिखा जाएगा फोर्स यानी qvdx बाई में मास यानी कितना? m। qvdx बाई में मास यानी कितना? m। ये हो गया फोर्स, ठीक। अच्छा, और बहुत ध्यान से देखो, ठीक। इमेजिन करो अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी थीटा हो, और अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाऊं तो ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। ये भी कितना? थीटा। देखो भाई, ये एंगल थीटा, ठीक, तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। समझ में? अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा। और जिधर फोर्स है उधर ही क्या है? एक्सेलरेशन। जिधर फोर्स है उधर ही क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक। समझ में? तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक, तो तुम्हें क्या दिखेगा? ध्यान से देखो, तुम्हें ये दिखा कि भाई साहब जो y एक्सिस के अबाउट एक्सेलरेशन है वो कितना है? वो है qvbx बाई में m यानी कि एक्सेलरेशन, और इसके आगे क्या? cos थीटा। इसके आगे क्या? cos थीटा, ठीक। समझ में? ये है एक्सेलरेशन अबाउट y एक्सिस, ये है एक्सेलरेशन अबाउट y एक्सिस। अच्छा, ये बात समझना, ठीक। ऐसे ही अगर आप y एक्सिस के अबाउट रफ्तार की बात करें, ठीक, समझ में? अगर आप इसकी बात करें, y एक्सिस के अबाउट रफ्तार की बात करें, ठीक, तो जो वेलोसिटी अबाउट y एक्सिस है, ठीक, वो क्या है? ध्यान से देखो, ये है v नॉट, ये है v नॉट cos थीटा, और ये है v नॉट sin थीटा, ठीक। समझ में? ठीक। चलो इतना चाहते, ठीक। अब बोलो, आप सोचो आगे क्या कर सकते हैं। मेरे को एक्सेलरेशन पता है, ठीक। अब बोलो आगे कैसे करेंगे? चलो करना शुरू करते हैं इसको, ठीक। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये है कितना? v नॉट, ये है कितना? v नॉट, ठीक। तो v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा ये क्या है? x कंपोनेंट है रफ्तार का। इसका कंपोनेंट है x कंपोनेंट है रफ्तार का, ठीक। तो चलो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन अबाउट y एक्सिस मेरे को पता है, ठीक। समझ में? एट एनी टाइम भी तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना, मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मैं सिंपल y एक्सिस की बात करूँ, सिंपल y एक्सिस की बात करूँ, ठीक, तो ये है y एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी, ठीक। तो अगर मैं y एक्सिस के अबाउट मोशन हमारा ध्यान से देखूँ तो मुझे मैं क्या कहूँगा? ध्यान से देखना, dv बाई में dt, बाई में dt इज इक्वल टू q v नॉट vx cos थीटा बाई m। अच्छा, ये जो dt है, ठीक है, ये जो dt है, ठीक। अगर मैं इसको ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ dx, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ dx, ठीक। समझ में? तो बहुत ध्यान से देखो तो क्या है?
क्या आया डी वी वाई बाई डी एक्स, डी वी वाई बाई डी एक्स। और डी एक्स बाई डी टी क्या है, ठीक, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस। और ये वैल्यू किसके बराबर है, q इंटू में वी नॉट इंटू में v इंटू में x cos थीटा बाई में कितना m। अच्छा, अब ध्यान दो, ये है v नॉट, तो ये है वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो v नॉट cos थीटा ही vx है, तो v नॉट cos थीटा ही क्या है vx, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यानी क्या है, dvy बाई में dx, dvy बाई में dx is equal to q dx बाई में कितना m, q dx बाई में कितना m, ये उधर मल्टीप्लाई करो, ठीक, समझ में आया? चलो इधर ये उधर मल्टीप्लाई करो तो क्या है, dvy is equals to q dx by m, q dx by m इंटू में कितना dx, इंटू में कितना dx, इंटीग्रेट करो। स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या था, y पे रफ्तार 0 थी तो x कोऑर्डिनेट भी 0 था। जब x कोऑर्डिनेट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v नॉट, वेलोसिटी y पे कितनी हो गई, v नॉट, ठीक। तो v नॉट इज इक्वल्स टू q bx स्क्वायर बाई 2, ठीक। समझना है, यहाँ से x कितना है, 2 v नॉट है बाई q b नॉट का स्क्वायर, ठीक। समझो, ये हो गया मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, ये हो गया मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, ठीक। चलिए एक बार इसको छाप लें पूरा, ठीक। कुछ ना समझना है तो पूछ लें, ठीक। अगर किसी भी सवाल में कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, अगली क्लास में कुछ नई बातें देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से फॉर्म में। अभी के लिए बस यहाँ